हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्र आय का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि हस्तांतरण आय और साधन आय में क्या डिफरेंस होता है। हस्तांतरण आय को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट और साधन आय को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर इनकम, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं संजय राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आपको डिफरेंस पढ़ने से पहले, डिफरेंस समझने से पहले ये पता हो कि साधन आय और हस्तांतरण भुगतान होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस भी पैसे को हम मेहनत से कमाते हैं उसको कहते हैं साधन आय। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर पढ़ा रहा हूं और जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए कौन सी आय हुई, वो मेरे लिए हुई साधन आय। क्यों हुई? क्योंकि वो मैंने मेहनत से कमाए हैं। इसी प्रकार अगर कोई मकान मालिक किराया कमा रहा है तो वो भी क्या है, वो भी उसके लिए साधन आय है। कोई ब्याज कमा रहा है तो वो भी क्या है, साधन आय है। आप ऐसे देखिए कि अगर कोई मोची कहीं पर जूते सी रहा है, उससे जो पैसे कमा रहा है तो वो भी क्या हुई, साधन आय हुई, क्योंकि वो भी मेहनत का पैसा है। अगर कोई रिक्शे वाला रिक्शा चलाकर पैसा कमा रहा है तो वो भी मेहनत का पैसा है, तो वो भी क्या होगी, साधन आय। मतलब साधन आय वो होती है कि जिसके लिए हम सामने वाले व्यक्ति को कोई सर्विस देते हैं और उससे हमें क्या है, पैसा मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको टू साइड पेमेंट भी कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, पेमेंट हुआ है। एक तरफ से आपने कोई सर्विस दी है और दूसरी साइड से आपने क्या है, पैसा लिया है। दूसरी साइड में हमें पढ़ना है कि हस्तांतरण आय क्या होता है। हस्तांतरण आय का मतलब हम नॉर्मली समझ सकते हैं फ्री का पैसा, यानी कि आपने सामने वाले को कोई सर्विस दी ही नहीं और सामने वाले ने आपको पैसे दे दिए या कोई चीज दे दी, तो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके लिए हस्तांतरण भुगतान। जैसे आपको पता है कि इस समय वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के समय देश की जो सरकारें हैं वो अपने देश के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, जैसे कि उनको अनाज दे रही है फ्री के अंदर, उन्हें खाने के लिए, साथ साथ के अंदर उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं 5-5 हजार रुपए। इन सबको हम किस में रखेंगे, हस्तांतरण आय में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उन लोगों के लिए फ्री का पैसा है कि उन लोगों ने कोई सर्विस सरकार को दी नहीं, बल्कि सरकार ने मुफ्त के अंदर उनको ये सब चीजें क्या है, दे दी। इसी के अंदर आता है ओल्ड एज पेंशन, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि ऐसे पैसे जिसके लिए सामने वाले व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं करी और वो पैसे उसे मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय। तो यहाँ पर मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड हस्तांतरण इनकम। देखो टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, साधन आय तथा हस्तांतरण आय में अंतर। आपकी बात पता होना चाहिए, ये बेस है, यानी कि जिनके बिहाफ पर हम डिफरेंस करेंगे। वन साइड हमारा है फैक्टर इनकम एंड सेकंड साइड हमारे लिए क्या है, ट्रांसफर इनकम है। अब समझना पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन। इसका अभिप्राय उत्पादन के साधन प्रदान करने के लिए प्राप्त आय से है। मतलब कि ये वो पैसा है जिसके लिए आपने उत्पादन के साधन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सामने वाले को दी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि आपके पास पता है कि जब हमने सामने वाले को फैक्टर सर्विस दी है तब हमें जो पैसा मिलेगा उसको हम कौन सा आय बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साधन आय। सेकंड तरफ देखेंगे हस्तांतरण आय, यानी कि ट्रांसफर इनकम। इसका अभिप्राय बिना उत्पादन के साधन को प्रदान के प्राप्त होने वाली आय है, यानी कि आपने उत्पादन के साधन सामने वाले को नहीं दिए, सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हस्तांतरण आय। ध्यान रखना है, इट रिफर्स टू द इनकम विच वी गेट आफ्टर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सामने वाले को दिए हैं, देन जो पैसा आपको मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। सेकंड साइड, it refers to the income which we get without providing factor of production, यानी कि अगर आपने सामने वाले को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिए, यानी कि विदाउट प्रोवाइडिंग। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट, यह एक अर्जित आय है। अर्जित आय का मतलब है ये वो पैसा है जो कमाना पड़ता है। ये पैसा आपने क्या है, कमाया है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्जित अवधारणा। इट इज अन अर्निंग कॉन्सेप्ट। यहां पर देखेंगे ये प्राप्ति अवधारणा है, यानी ये पैसा आपने कमाया नहीं है, इसलिए आपको प्राप्त हो गया बिना कोई सर्विस दिए, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। अगला एडमिट। एडमिट का मतलब है कि इस पैसे को हमारी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता।
ये राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय दोनों में शामिल होता है। आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम में टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 8 समरा होते हैं, लाइक जीडीपी, जीएनपी, एफसीएमपी, ऐसे टोटल 8 होते हैं। 8 में से जितने भी पैसे शामिल होंगे वो सारा पैसा यही वाला होगा, मेहनत वाला होगा। फ्री वाला कोई पैसा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, यानी कि ये राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में शामिल होता है। यहाँ पर ये राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय दोनों में शामिल नहीं होता, मतलब इसे ना तो घरेलू आय में शामिल करेंगे ना ही राष्ट्रीय आय में। इट इज नॉट इंक्लूड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, यानी कि इसको शामिल नहीं करते। तो आपको क्या पता लगा? फर्स्ट पॉइंट आपको डेफिनेशन, सेकंड कॉन्सेप्ट ये कमाना पड़ता है, इसमें प्राप्त हो जाता है। अगला एडमिट, यानी कि किसमें शामिल करते हैं, किसमें शामिल नहीं करते। आपको पता लगा कि जो फैक्टर इनकम है उसको तो शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में, लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है उसको शामिल नहीं करते। अगला संबंधित बिलोंग्स टू, ये पैसा आता कहां से है? ये उत्पादन के साधनों से संबंधित है, मतलब कि उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि भूमि हो गया, जैसे कि श्रमिक हो गया, जैसे ठीक है कैपिटल हो गया, साथ साथ में उद्यमी हो गया, वहां से पैसा हमें मिलता है। ये परिवार तथा सरकार से संबंधित है, यानी कि जो फ्री का पैसा वो या तो हमें अपने परिवार से मिलेगा या फिर कहां से मिलेगा? सरकार से। तो क्या पता लगा आपको पता लगा बिलोंग्स टू, ये आता कहां से है, कहां से मिलता है ये पैसा? आपको पता लगा ये चीज कि 4 हमारी साधन सेवाएं होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, इनसे जो पैसा हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? साधन आय। लेकिन जो हस्तांतरण आय है वो कहां से मिलती है? वो हमें मिलती है अपने परिवार से, अपनी सरकार से, कई बार विदेशों से भी मिल जाती है, जिसको कहते हैं नेट करंट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपको ये चीज अभी ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में लिखते समय आपको 2 ही सोर्स बताने, या तो अपने परिवार या तो फिर सरकार। तो यहां तक क्लियर है? अगला हमारा पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? वेजेस। वेजेस किससे मिलती है? लेबर से मिलती है। अगला रेंट। रेंट कहां से मिलता है? लैंड से। अगला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां से मिलता है? कैपिटल से। अगला प्रॉफिट कहां से मिलता है? एंटरप्रेन्योरशिप से। यानी कि आपको पता है कि जो हमारी उत्पादन के साधन होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4, उन्हीं से पैसा मिलता है। तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल। कोई भी इनकम अगर है तो वो इन चारों में से कोई एक पार्ट होता है। यहां पर एग्जाम्पल क्या है? जेब खर्च, यानी कि पॉकेट मनी। इसके लिए हम कह सकते हैं डैडी दा कैश, पापा दे पैसे। वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि ओल्ड एज पेंशन। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट पेंशन जो होती है उसको तो शामिल किया जाता है क्योंकि वो फैक्टर इनकम होती है, क्योंकि हमने काम किया था 60 वर्षों तक, 65 वर्षों तक, तब जाके वो पैसा हमें मिल रहा है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तुम्हें भी आपको समझ में आ गया होगा। अपनी हर वीडियो की तरह मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या ही याद रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 5 अल्फाबेट याद रखने हैं, ABCDE। ABCDE, ठीक है। सबसे पहला ए का मतलब क्या होगा? एडमिट। एडमिट का मतलब आपको ये लिखना है कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जैसे आपको ए याद आएगा, आपको याद रखना है एडमिट। और आपको पता है फैक्टर इनकम को तो शामिल करते हैं लेकिन ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करते। अगला क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कमाया कहां से जाता है। आपको पता है फैक्टर इनकम जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलता है, लेकिन जो हमारा हस्तांतरण आय है वो हमें कहां से मिलता है? या तो परिवार से या तो सरकार से। C4 क्या होगा? कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये अर्जित अवधारणा है और आपको इसका भी पता है। अगला क्या है? डी क्या है? डेफिनेशन। एंड अगला कौन सा हमारा? ई क्या है? एग्जाम्पल्स। आप सब इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, ABCDE, और आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या है। A4 क्या है? एडमिट। B4 क्या है? बिलोंग टू। C4 क्या है? कॉन्सेप्ट। D4 क्या है? डेफिनेशन। और E4 क्या है? एग्जाम्पल। ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी, एग्जाम में लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और उसमें 4 पॉइंट्स भी आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ABCDE। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस में सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा डेफिनेशन, और सबसे आखिरी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एग्जाम्पल। यानी इसमें 5 पॉइंट आपको पता है, ABCDE। अब रही बात इसको क्या करना है, अरेंज कैसे करें। आपको पता है सबसे पहले डेफिनेशन रखिए, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या रखना है?
एग्जाम्पल। बाकी बचे 3 पॉइंट या 2 पॉइंट, उनको बीच में आप कहीं पर भी कैसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो टिल जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, तो हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक यह है कि उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। वही हमेशा की तरह डिफरेंस समझने से पहले आपको एटलीस्ट ये पता हो कि उपभोग वस्तु क्या होती है और पूंजीगत वस्तु क्या होती है। देखो, सबसे पहले आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, वस्तु को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। वैसे यहाँ पर भी है उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो डिपेंड वस्तु पे नहीं करता, डिपेंड करता है उसका यूज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज के यूज के हिसाब से उस वस्तु को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। जब भी किसी वस्तु को कोई उपभोक्ता यूज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपभोग वस्तु। और कोई भी चीज अगर उपभोक्ता यूज कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा, अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी भूख को क्या है, पूरा करने के लिए। मैं एक स्कूल बैग लेकर आया, क्यों लेकर आया, अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, क्यों खरीदा, अपने को सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए। यानी कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उपभोग वस्तु। और सेकंड साइड क्या है, पूंजीगत वस्तु। अगर किसी चीज को किसी उत्पादक ने खरीदा है उससे पैसा कमाने के लिए या उससे और चीजों को उत्पादित करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तु। यानी थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं है वैसे ये, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं कि उपभोग वस्तु हमेशा कंज्यूमर के हाथ में रहती है और पूंजीगत वस्तु हमेशा उत्पादक के हाथ में रहती है। तो जो टॉपिक अपने को समझने हैं, जिसमें से एक तो है उपभोग वस्तु और दूसरा है पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तु के बारे में आपको क्या पता लगा, उपभोग वस्तु कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और पूंजीगत वस्तु को उत्पादक इस्तेमाल करते हैं आगे उत्पादन करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उत्पादक यूज करते हैं लेकिन उनको हम पूंजीगत वस्तु नहीं कहते, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान में रखना है उपभोग वस्तु क्या है, पूंजीगत वस्तु क्या है। अब समझिएगा एग्जाम्पल से, मैंने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कौन सी वस्तु होगी, वो होगी उपभोग वस्तु। क्यों, क्योंकि उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि वही कार किसी अब कार ड्राइवर ने अगर खरीदी है आगे पैसा कमाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे लिए एक पूंजीगत वस्तु। आप समझिए कि मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदा अपने घर के लिए, तो वो क्या होगा, वो होगा उपभोग वस्तु। मैं उससे क्या है, अपनी आवश्यकता को पूरा करूंगा। लेकिन अगर वही मिक्सर ग्राइंडर BMW, हाँ BMW का मतलब वो नहीं, BMW का मतलब है बिरजू मिठाई वाला। अगर एक मिक्सर ग्राइंडर एक बिरजू मिठाई वाले ने खरीदा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पूंजीगत वस्तु। क्यों, क्योंकि उससे वो आगे प्रोडक्शन करेगा और पैसा कमाएगा। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं, उपभोग वस्तु किसे कहते हैं। उपभोग वस्तु वो होती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे मैगी खरीद कर लेकर आया तो वो कौन सी वस्तु है, उपभोग वस्तु। लेकिन अगर मान लो एक प्रोड्यूसर है, वो एक सिलाई की मशीन खरीद कर लेकर आया, तो वो क्या होगी, वो होगी पूंजीगत वस्तु, वो होगी कैपिटल गुड्स। क्यों, क्योंकि उससे वो आगे प्रोडक्शन करेगा। यानी जब भी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसका एम होता है सेटिस्फाइड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उपभोग वस्तु। और जब भी किसी वस्तु को हमने खरीदा और उसका पर्पस हमारे माइंड में क्या है, हमारे माइंड में अर्निंग इनकम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। तो व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं डिफरेंस के लिए। आपको पता है डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यानी उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु में अंतर। हमेशा की तरह ये आपके लिए है बेस। ये एक चीज है कंज्यूमर गुड्स और ये दूसरी चीज है कैपिटल गुड्स। दोनों में हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। पहला पॉइंट इसके लिए क्या होगा, डेफिनेशन होगा। पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए, डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पादन क्षमता। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड लाइफ यानी कि ये कितने समय तक रहती है। फोर्थ पॉइंट हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले डेफिनेशन।
ये मानवीय आवश्यकताओं को सीधे संतुष्ट करती है। यानी उपभोग वस्तु को जब भी खरीदा जाएगा उसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करेंगे। यानी दिस गुड्स सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। एंड अदर देखते हैं पूंजीगत वस्तु, ये अन्य वस्तु के उत्पादन में मदद करती है। यानी कि पूंजीगत वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं आगे किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि मैंने अगर सिलाई की मशीन खरीदी तो वो क्या करेगी, उससे आगे हम कपड़े का है सिलेंगे। तो जब भी पूंजीगत वस्तु का इस्तेमाल होगा वो आगे प्रोडक्शन की चैन क्रिएट करती है। यानी कह सकते हैं दिस गुड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर है जो है डेफिनेशन। हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं जो है उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये उत्पादन क्षमता को बढ़ावा नहीं देती। अगर हम एक शर्ट खरीद कर लेकर आए और शर्ट हमने पहनी तो इससे आगे प्रोडक्शन थोड़ी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोग वस्तु आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती। हम एक मैगी लेकर आए, हमने बनाई खाली, तो इसने क्या प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। यानी कि आपको पता लगा कि उपभोग वस्तु आगे प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती। क्या बोलेंगे? दे डोंट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। और यहां पर देखते हैं ये उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देती है। आपको पता है पूंजीगत वस्तु एक प्रोडक्शन की चैन क्रिएट करती है, इसीलिए इसको हमको इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम आगे पैसा कमाते हैं, इससे और चीजें आगे क्या है बनाई जाती है। दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या है बढ़ाती है। अगला जीवन अवधि। देखो बच्चे यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है, हम जो इसकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं वो नॉर्मली हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जनरली, मतलब ज्यादातर जो देखा जाता है, हर केसेस में नहीं होता लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है। इनकी जीवन अवधि कम होती है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो कम होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए दूध है, दही है, वो जल्दी खराब होने वाली चीज है, ये उपभोग वस्तु है, यानी कि इनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा नहीं होती। यहाँ पर इनकी जीवन अवधि 1 वर्ष से ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है। जैसे मशीनें हैं लंबे समय तक चलती है, हाँ खराब होती है लेकिन उनको मरम्मत करके उनको फिर से आगे यूज किया जा सकता है। तो आपको क्या पता लगा? इनकी लाइफ ज्यादा होती है, इनकी लाइफ जो है वो कम होती है, इनकी लाइफ क्या है ज्यादा होती है। लास्ट पॉइंट हमारे लिए एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से कोई भी ले सकते हैं। परिवार द्वारा क्रय दो, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, यानी परिवार ने दूध का क्रय किया, मतलब कि उसने दूध को खरीदा, तो कौन सी वस्तु हुई? उपभोग वस्तु हुई। यहाँ पर उत्पादक द्वारा क्रय मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर। आपको ये बात पता है कि प्रोड्यूसर ने अगर मशीन ली है तो उससे आगे उत्पादन ही करेगा, और यदि वो उससे आगे उत्पादन करता है तो वो क्या है? तो वो कहलाएगी हमारे लिए कैपिटल गुड्स। तो आपको ये बात समझ में आई कि हमने पढ़ा डिफरेंस किस चीज में? डिफरेंस हमने पढ़ा उपभोग वस्तु में और पूंजीगत वस्तु में। 1 मिनट के लिए मैं इसको दोहराऊंगा। सबसे पहला होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? ये मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है, और यहाँ पर परिभाषा क्या होगी? ये किसी दूसरी वस्तु को उत्पादन में मदद करती है। अगला उत्पादन क्षमता। ये उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाती क्योंकि ये तो कंज्यूम कर ली जाती है, और ये उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है क्योंकि मशीन इनसे और उत्पादन किया जाता है। अगला क्या है? लाइफ। आपको पता है उपभोग वस्तु की लाइफ कम होती है, वो खराब हो जाती है, और यहाँ पर इनकी जीवन अवधि लंबी होती है, इनका लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि मशीनें नॉर्मली लंबे समय तक चलती हैं। अगला एग्जांपल में अपनी लाइफ से कोई भी एग्जांपल क्या है दे सकते हैं। अब हमारी वीडियो की सबसे स्पेशल चीज ये है कि इसको इजी कैसे बनाया जाए। आपको सबसे पहले बात ध्यान में रखनी है कि मैं जब भी किसी चीज को पढ़ाता हूं तो कोशिश करता हूं कि इस टॉपिक को काफी डीप जाकर समझाऊं। डीप का मतलब क्या है? उसको अच्छे से उसकी एक एक चीज को क्या है ध्यान में रखना। और आप भी जब किसी वीडियो को देखते हो या फिर आप जब भी घर पर पढ़ते हो तो आप भी काफी डीपली पढ़ते हो, यानी काफी डीप जाकर पढ़ते हो, यानी कि एक एक चीज को समझते हो। उसीलिए आपको एक वर्ड याद रखना है, तो वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है डीप। अगर आपको डीप वर्ड याद है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको डीप वर्ड याद है तो आपको उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में डिफरेंस अपने आप ध्यान में आ जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा। D4 क्या है? डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन बन जाएगा। E4 क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ, यानी कि इसकी लाइफ के बारे में आपको बताना है। E4 क्या है? एग्जाम्पल। और P4 क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि DEEP। ठीक है, D4 डेफिनेशन, E4
एक्सपेक्टेड लाइफ, उसके बाद E4 क्या है, एग्जाम्पल, एंड लास्ट में P4 क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी हम एग्जाम में डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस 2 बॉक्स में बनेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा डेफिनेशन का और आखिरी पॉइंट कौन सा होगा, एग्जाम्पल का। और जो भी 2 या 3 पॉइंट बचते हैं उसको हम बीच में कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। तो DEEP डीप आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले आपको रखनी है डेफिनेशन यानी कि डी, सबसे लास्ट में आपको रखना है ई यानी कि एग्जाम्पल। बाकी जो 2 पॉइंट बचते हैं उसको बीच में आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम इससे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सो टिल, जय हिंद, जय भारत।